Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, and I hope you're doing good. Your studies are going fantastic, and your preparation are going super duper fabulous. So, welcome to my session. This is Let's Practice session number 3. दो सेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए ले लिया है. Please subscribe to my YouTube channel Nikunj Goenka Tax Mentor and don't forget to press the bell icon button so that you can get all the real time tax updates and very good quality tax videos. So आपके लिए मैं ऑलरेडी दो सेशन ले चुका हूँ. मेरे को बहुत अच्छे बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि सर ये सेशन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को अलग लेवल पे लेके जा रहा है. प्रिपरेशन तो हो गया, अब प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वही मैं आपको ये एमसीक्यू बेसिस पे करवा रहा हूँ. ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज अपने कवर कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे और उसके बाद अपने 35 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिससे अपने मोर देन 100 एमसीक्यूज कवर कर लेंगे. तो बस आपको इसी तरह से हमारे सेशंस का लुत्फ उठाना है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो सी ए फाइनल स्टूडेंट्स एंड CMA फाइनल स्टूडेंट्स, गियर अप, बिकॉज आप लोग के लिए जबरदस्त तरीके से सेशंस आ रहा है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से. पहला 50 एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51. शाह बीडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स. ठीक है सर, एक चीज जो मैंने आपको हमेशा रिक्वेस्ट किया फाइनल स्टूडेंट्स को कि प्लीज always read the entire question. Don't jump to the conclusions so easily. Okay, read the entire questions. Each and every word in this question is very important. तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ना चाहिए और उसी तरीके से उसका आंसर दिमाग में फॉर्म करना चाहिए. तो शाह बीडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स. इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल में जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है. द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 90 लाख रुपीज. करेंट टर्नओवर जो है वो 90 लाख रुपीज है. एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द सिगरेट्स रिमूव्ड इज 10 लाख रुपीज. इस पे एक्साइज ड्यूटी पेड है 90 लाख के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 10 लाख पे किया गया है. CGST SGST paid on the cigarettes is 18 lakh rupees each, which was charged separately on the invoices. इस पे CGST SGST चार्ज किया गया. ऑब्वियसली सर 100 lakhs का टर्नओवर हो गया होगा. 100 lakhs पे इन्होंने 9% CGST, 9% आई मीन सॉरी टोटल 18 lakh each which was charged separately. मतलब CGST SGST टोटल 18 lakhs चार्ज किया गया. व्हाटएवर आपको ये टैक्स अमाउंट दिया है, ठीक है सर. द कंपनी ऑल्सो रिकवर्ड actual freight of 5 lakh rupees from the buyers on the supply of cigarettes so made during the current financial year and also charge CGST SGST thereon. कंपनी ने क्या किया, इस फ्रेट को रिकवर किया अपने बायर से. तो गाइज आपको याद होगा ये भी अपने वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है 15(2)(c) के हिसाब से कि वॉट एवर फ्रेट चार्जेस विच यू हैव इंकर्ड एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर बायर, ये आपके वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, तो कंपनी ने एक्चुअल फ्रेट रिकवर किया, ये अपने वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा. द कंपनी पेड tax and 5% under reverse charge while availing the services of GTA of 5 लाख रुपीस. ऑब्वियसली कंपनी अगर बायर से रिकवर कर रहा है तो कंपनी किसी से सर्विस ले रहा होगा, GTA से सर्विसेज ले रहा है, और कंपनी ने यहाँ पर RCM दिया. सर अपने पढ़े थे कि ये जो RCM टैक्सेस है ये अपना इनवर्ट सप्लाई काउंट किया जाएगा, ये आउटवर्ड सप्लाई कंपनी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा. नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट ऑफ शाह बीडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. वेरी इजी, सेक्शन 15 का ये सवाल है. सेक्शन 15 में अपने को याद रखना पड़ेगा, सॉरी सेक्शन 15 ही एग्रीगेट टर्नओवर का सवाल है. तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज आते हैं, एग्जाम सप्लाईज आते हैं, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई आते हैं, एक्सक्लूड खाली CGST SGST किया गया है, और इनवर्ट सप्लाई किया गया ऑन विच रिवर्स चार्जेस लायबल. यानी सर यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपके जीएसटी में चार्ज नहीं होता, तो दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय एग्रीगेट टर्नओवर. तो 90 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा. ठीक है, 90 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, 10 लाख आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा. ठीक है, 10 लाख आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा. 90 लाख प्लस 10 लाख गिव्स यू 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़. CGST SGST जो चार्जेबल है वो आपके एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एग्रीगेट टर्म में पार्ट नहीं होता. 5 लाख जो हमने एक्चुअल फ्रेट रिकवर किया है बाहर से, ये भी अपने एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है, इनवर्ट सप्लाईज का हम कोई बात करेंगे नहीं. तो सर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर आ रही है 105 lakhs. मेरी एग्रीगेट टर्नओवर आ रही है 105 lakhs. वेरी इजी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 105 lakhs. Next, question number 52. Mr. Chamcham, registered under GST in Delhi, is a domestic trader as also an exporter of wholesale goods. His annual turnover and the input tax details are as follows. GST में दिल्ली में registered है चमचम. He is a domestic trader
ही इज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ होलसेल गुड्स, इज ये एक्सपोर्टर ऑफ होलसेल गुड्स का उसकी एनुअल टर्नओवर एंड इनपुट टैक्स डिटेल्स आर एस फॉलोज। टर्नओवर दे दिया है और आपको टैक्स पेड ऑन इनपुट्स दे दिया। पहले क्वेश्चन एक बार देख लो तो गाइस क्या पूछा है। नो जीएसटी इज पेबल ऑन एग्जेम्प्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। मिस्टर चमचम सीक्स योर एक्सपर्ट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी which is eligible to claim under GST law. ITC admissible in the given cases, मतलब आपसे पूछा है इसको क्रेडिट कितना मिलेगा। सर सिंपल है, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है और वो एक्सपोर्टर भी है होलसेल गुड्स का, ट्रेडर भी है, होलसेलर भी, आई मीन एक्सपोर्टर भी है, दोनों करता है। तो यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स की टर्नओवर दी है, उसका इनपुट दिया तो यस इसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। एग्जाम गुड्स का टर्नओवर दिया, उसका इनपुट टैक्स भी दिया तो इसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जाम सप्लाईज की क्रेडिट अलाउड नहीं होती। एक्सपोर्टेड गुड्स की क्रेडिट भी इसको मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली 9 lakhs एंड 2 lakhs, तो 11 lakhs का क्रेडिट इसको मिल जाएगा मिस्टर चमचम को। मिस्टर चमचम को 11 lakhs का बेटा क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर प्रभु, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई, is in the business of trading of marble handicraft items domestically as also exporting the same, मतलब handicraft items को ये export भी करते हैं और domestically supply भी करते हैं। His annual turnover and input tax details are as follows। टर्नओवर टैक्सेबल गुड्स का, एग्जेम्प्ट गुड्स का, एक्सपोर्टेड गुड्स का अलग अलग दिया है और इनपुट टैक्स अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है। Mr. Prabhu exported the goods under LUT. Mr. Prabhu exported the goods under LUT without payment of IGST। तो यहाँ पे रूल 89 के हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि प्रभु ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स अंडर LUT विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय हिम इज 60 लाख रुपीज। सिमिलर गुड्स जो ये वैल्यू सप्लाई किया जा रहा है वो 60 लाख रुपीज है, ठीक है। सिमिलर गुड जो सप्लाई किया 60 लाख रुपीज है। प्रभु सीक्स योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रीफंड ऑफ आईटीसी विच इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर जीएसटी लॉ। तो गाइज आपको याद होगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसको आप नेट आईटीसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेट आईटीसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब नेट आईटीसी कौन सा नेट आईटीसी जो आप एलिजिबल हो क्रेडिट क्लेम करने के लिए, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल गुड्स का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, एक्सपोर्टेड गुड्स का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स का आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपकी नेट आईटीसी कितनी आ रही है, 12,50,000 प्लस 5,50,000 विच इज कमिंग टू 18 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे ZRSS नहीं है, यहाँ पे ZRSG है। ZRSG में अपने क्या पढ़े थे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है, विच इज हाउ मच 75 लाख रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सिमिलर गुड्स सप्लाइड बाय हिम का 1.5 टाइम्स। तो 60 लाख का 1.5 टाइम्स, 60 लाख का 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो 60 लाख का 1.5 टाइम्स गिव्स मी 90 लाख रुपीज। तो 60 लाख, तो एक मिनट, तो 75 लाख, ठीक है, और 60 लाख का 1.5 टाइम्स हो गया 90 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर 75 लैक्स, ठीक है, विच एवर इज लोअर 75 लैक्स। तो सर 75 लाख डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई नहीं आता, तो वहां पे आपको 125 लाख प्लस 75 लाख यानी टैक्सेबल और एक्सपोर्टेड गुड्स का टोटल करना पड़ेगा, विच इज कमिंग टू 200 लाख। तो दिस इज योर रिफंड कैलकुलेशन। तो 18 लाख into 75 divided by 200 which is coming to 6,75,000। प्रोपोर्शनेटली 6,75,000 की क्रेडिट जो है वो आपको रिफंड मिल जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो 6,75,000 इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है, ये आपसे पूछा है। चार स्टेटमेंट्स दिया है। जीरो रेटेड सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, बिल्कुल फॉल्स है सर, ये तो एग्जाम सप्लाई होता है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये नहीं होता है। एग्जाम सप्लाई मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल फॉल्स है। देख के लग रहा है पहला, देख के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड ये उल्टा लिख दिया, ये जीरो रेटेड होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है, ये भी फॉल्स है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ व्हिच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट बुक, ओके, बट लेवेबल टू टैक्स अंडर आईजीएसटी एक्ट, नहीं नहीं, लास्ट लाइन जो है ये गड़बड़ कर दिया। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो false. ITC may be availed for making zero rated supply
ऑफ एग्जाम सप्लाई। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम गुड्स मतलब जिस गुड्स पे इंडिया में जीएसटी नहीं लगता उसी को अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ जीरो रेटेड सप्लाई और उसके ऊपर भी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि सर एग्जाम सप्लाई इंडिया में करोगे उसके ऊपर क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है, बट वही एग्जाम गुड्स को अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो उसकी क्रेडिट यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक्सपोर्ट किया है। तो दिस इज अल्टीमेटली ट्रू। तो फॉल्स 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 एंड ट्रू, false 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 and true, option number A is the correct answer. Question number 55, in respect of a consignment supplied on 20th August, in respect of a consignment supplied on 20th August, एक कंसाइनमेंट हमने 20th अगस्त को सप्लाई किया, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसोर्टेड टू बाय अ पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसोर्टेड टू बाय अ पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस। आपने कंसाइनमेंट 20th अगस्त को सप्लाई किया, उसके लिए आपने प्रोविजनल असेसमेंट एप्लीकेशन किया एंड इट वाज रिसोर्टेड टू एंड ही फाइल हु फाइल्स रिटर्न मंथली बेसिस पे, ठीक है, वो रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करता है, ठीक है। तो 20th अगस्त को अगर उसने सप्लाई किया है, कंसाइनमेंट सप्लाई किया है, तो उसकी रिटर्न की ड्यू डेट हो जाती है 20th सितंबर। ध्यान रखना जीएसटीआर 3B, ठीक है। असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th नवंबर। अब इसकी जो असेसमेंट है वो नवंबर को फाइनलाइज हुई एंड द टैक्स पेयर बिकेम लायबल टू पे डिफरेंशियल आईजीएसटी of 10,000. On completing the assessment, it came to know that differential IGST liability of 10,000 is additionally be liable to be paid by the registered person. The taxpayer paid this amount on 20th December. Taxpayer ने इस amount को 20th December को pay किया. The number of days for which the taxpayer is liable to pay interest are, कितने number of days में वो liable होगा to pay tax. तो यहाँ पर बात आता है 20th सितंबर से, यहाँ पर बात आता है 20th सितंबर से 20th दिसंबर, सॉरी 21st, क्योंकि 20th सितंबर तक तो ड्यू डेट है, उस दिन तक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। अगस्त का रिटर्न 20th सितंबर तक फाइल होगा, 21st सितंबर से 20th दिसंबर तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, 21st सितंबर से 20th दिसंबर तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो सितंबर में 30 डेज होता है, आप 20 डेज को माइनस कर दीजिए तो आपका बचा 10 डेज। सितंबर में कितना बचा 10 डेज, अक्टूबर में कितना बचा, अक्टूबर में बचा 31 डेज, नवंबर में बचा 30 डेज और दिसंबर में बचा 20 डेज, ठीक है। तो 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20 टोटल 91 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि अगस्त का रिटर्न ड्यू डेट सितंबर है तो 21st सितंबर से इंटरेस्ट विल बी लायबल टू बी पेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने आते हैं। Sri Ram Seva Trust, registered under GST, is a charitable institution registered under Section 12AB of the Income Tax Act 1961. It has organized a skill development program relating to the persons over the age of 65 years residing in a metro city. चैरिटेबल एक्टिविटीज में अपने पढ़े थे, चैरिटेबल एक्टिविटीज में एडवांसमेंट ऑफ अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अ सीनियर सिटीजंस फॉर पर्संस रिसाइडिंग इन रूरल एरिया हैविंग एज ओवर 65 इयर्स। हैविंग एज ओवर 65 इयर्स, ये तो रूरल एरिया नहीं है ना, तो मेट्रो सिटी है, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, इट इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी। इट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच इज नॉट कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइंड इन एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। इट हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये जो श्री राम सेवा ट्रस्ट है, भले ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, बट इट इज नॉट गिविंग द सर्विस अंडर चैरिटेबल एक्टिविटी एज डिफाइंड। तो सब्सक्रिप्शन फीस फॉर द प्रोग्राम ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंटरप्राइजेज, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ध्यान से, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो कि महेश एंटरप्राइजेज से मिला है, तो ये जो महेश एंटरप्राइजेज से स्पॉन्सरशिप फीस मिला है, तो ये तो सोल प्रोप्राइटर है, इस पे रिवर्स चार्ज एंड ऑल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो भी है श्री राम सेवा ट्रस्ट के हाथ में ये जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगा। कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, आई रिपीट बेटा, कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सर ये प्रोप्राइटरशिप को दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स हमने सप्लाई किया, इसके अगेंस्ट में मुझे कंसिडरेशन मिला, तो ये भी मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। Besides, the trust has received the donations of 2 lakh in April from Mehta Builders. Trust को donation मिला 2 लाख रुपए का मेहता बिल्डर से। Trust is entitled to use this donation for any purpose. इससे trust कुछ भी कर सकता है। तो in this situation there is no promotion of the business activity of Mehta Builders, तो ये taxable नहीं होगा।
ये टैक्सेबल नहीं होगा 2 लाख वाला जो डोनेशन ट्रस्ट ने लिया है. हनुमान अकाउंटेंट ऑफ श्री राम ट्रेवस ट्रस्ट इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव अमाउंट्स रिसीव्ड अंडर जीएसटी. ही सीक्स योर एडवर्टाइज इन डिटरमाइनिंग द केस. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. आपको अप्रैल मंथ का वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है बेटा. अल्टीमेटली 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख 4,50,000 ही आपका टोटल वैल्यू सप्लाई माना जाएगा. 2 लाख पे कोई जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा. और यही अगर रूरल एरिया की जगह अर्बन एरिया हो जाता ना तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता. तब ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता, तब इस पे जीएसटी लगता ही नहीं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. तो आपको देखिए फाइनल लेवल में और इंटर लेवल में यही फर्क है. योर एनालिटिकल स्किल्स, योर प्रैक्टिकल केस स्टडी approach, your practical approach, you have to be careful about all other factors. You just can't restrict your brain to a particular thing. You have to think about various things at one time. That is the difference between an inter student and a final student. Next आता है क्वेश्चन नंबर 57. हैप्पी सिंह इज द लॉफुल ओनर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन चंडीगढ़. हैप्पी सिंह एक ओनर है घर का चंडीगढ़ में. प्रॉपर्टी हैज 4 फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन इट. 4 तल्ले का मकान है, 4 फ्लोर्स का मकान है. आउट ऑफ द 4 फ्लोर्स first and second floor self occupied and the third and fourth floor have been let out for residential purposes. तो ये तो सर ऑब्वियसली आपको पता है this is not this is totally exempt supply. अगर अपने residential dwelling for use as residence let out करते हैं तो this is already exempt. Now इसमें लिखा है रतनजोत सिंह who is a tenant on the third floor. He has surrendered his tenancy rights. ये ध्यान से सुनना. Ratanjot Singh was a tenant of Happy Singh in the for the third floor. He has surrendered his tenancy rights to Parminder Singh for a tenancy premium of 5 lakh rupees on 1st June. इस पे अपने CBSE का सर्कुलर पढ़े हैं. पगड़ी सिस्टम, taxability of पगड़ी सिस्टम. This is fully taxable. It is treated to be a service. It is treated to be a service. It is not renting. It is a kind of transfer of rights in immovable property. It is not covered under Schedule 3. ये राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफर किया जा रहा है. इट इज एज गुड एज अ सर्विस और इस पे जीएसटी लगेगा. तो सर रतनजोत सिंह ने जो टेनेंट है ही हैज सरेंडर्ड द टेनेंसी राइट्स टू परमिंदर फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ दिस. परमिंदर सिंह हैज पेड द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स. जो बायर है उसने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया. मोर ओवर परमिंदर सिंह विल पे अ मंथली रेंट ऑफ 50,000 टू हैप्पी सिंह. अब हैप्पी सिंह को जो रेंट मिलेगा वो परमिंदर सिंह से मिलेगा. तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून अज्यूमिंग दैट द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछा है हैप्पी सिंह के हाथ में कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा और रतनजोत सिंह के हाथ में कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा. तो गाइज यू नो दिस इज फुली एग्जेम्प्ट. हैप्पी सिंह के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस. रेंट receipt for residential property for use as residence. But yes, रतनजोत सिंह जो है इसके हाथ में जो ये 5 लाख रुपीस सरेंडर करके टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है दिस विल बी टोटली taxable in GST. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हैप्पी सिंह 0 एंड रतनजोत सिंह 5 लाख रुपीस. दैट इज द करेक्ट आंसर. Next, question number 58. Lucky Singh, a resident of Noida and an unregistered person, UP, working in a प्राइवेट फर्म. लकी सिंह नोएडा का रेसिडेंट है, नोएडा का रहने वाला है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है यूपी में. वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म. लकी सिंह नोएडा का रेसिडेंट है, अनरजिस्टर्ड है यूपी में, वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म. वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर अ फैमिली वेकेशन वाई दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश इन हिज ओन कार. नोएडा का रहने वाला है, यूपी में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, वो हिमाचल गया फैमिली वेकेशन से ये रूट में दिल्ली टू वाया चंडीगढ़ फिर हिमाचल प्रदेश इन हिज ओन कार. आफ्टर एंटरिंग चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एंटर करने के बाद हिज कार ब्रोक डाउन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू. चंडीगढ़ में उसकी गाड़ी खराब हो गई. ही कॉल्ड ऑन रोड्स एन इमरजेंसी रोड साइड कार असिस्टेंस कंपनी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है दिल्ली में. उसने कॉल किया किसको? ऑन रोड्स जो कि इमरजेंसी रोड साइड कार असिस्टेंस सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है दिल्ली में. टू रिपेयर द कार, क्या करने के लिए? कार रिपेयर करने के लिए. द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द स्टाफ ऑफ द ऑन रोड्स. ऑन रोड्स डज नॉट हैव अ पॉलिसी टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द एड्रेस ऑफ द पर्सन टेकिंग द कार असिस्टेंस सर्विसेज. ऑन रोड किसी ऑन रोड के पास उसका रेसिपिएंट का डिटेल्स नहीं रहता. The value of the supply amounted to 50,000 जिसमें labor charges 40 and spares 10,000 है. The bill was supposed to be generated online through the server but due to some technical issue it was not generated. Bill online generate नहीं कर पाया, manually ही generate हो पाया. पूछा है place of supply बताइए in the given case. First of all guys, the service name is repair maintenance.
तो रिपेयर मेंटेनेंस इज अ जनरल काइंड ऑफ सर्विस कवर्ड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वहां पे क्या लिखा है, इफ द रेसिपिएंट इज, क्या बोलता है, वहां पे अपने को समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर लकी सिंह जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। As per section 12.2, if recipient is a registered person, recipient का location will be considered to be the place of supply. If recipient is not registered and address is available in the books, on records of the supplier, location of the recipient. If address is not available, location of supplier. तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है, अनरजिस्टर्ड है और यहाँ पे ऑनवर्ड्स के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उस एड्रेस का जहाँ पे रेसिपिएंट लोकेटेड है। तो इन दिस सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज ऑन रोड जहां पे रजिस्टर्ड है। ऑन रोड्स किधर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो आप देखिए कितना सारा चीज सोचते हुए अपने प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर तक पहुंच सके, कितने सारे फैक्टर्स हमारे माइंड में था तब जाके ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर पहुंच सके। ऐसे ऐसे नहीं है कि बस एक बार में आंसर आ जाएगा। यू हैव टू pass through various stages, you have to ascertain various points, events, and then only you will be able to identify the correct place of supply. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। थोड़ा ध्यान से, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। इस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस डेंजरस होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हुआ तो आप गॉन, एक भी थोड़ा सा आंसर हुआ तो आप गॉन। Questions on which the advance ruling can be sought under GCGST Act include rate of tax applicable to a particular supply. Very good question. 97 subsection 2 में अपने पढ़े थे कि on what kind of questions can advance ruling can be taken. तो वहाँ पे अपने पढ़े थे determining place of supply, nature of supply, applicability of exemption notification, determining a fact whether a particular person is liable to take registration or not, applicability of exemption notification, determining whether particular thing is a supply or not. ये सब चीज अपने पढ़े थे। बट कहीं पे भी रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में बात नहीं किया गया था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास आप रेट ऑफ टैक्स भी पूछ सकते, बिकॉज गाइज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज। अगर ये भी अलाउ कर दिया जाता तब तो बाढ़ लग जाता केसेस का, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये वाला सिचुएशन में आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते क्योंकि रेट्स ऑफ टैक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो रेट्स ऑफ टैक्स के ऊपर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, completely false। Rates of tax, rectification of the order of advance ruling is not possible once the authority for advance ruling has passed the order। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन कर सकता है अपने ऑर्डर का। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 90 डेज। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। उनको 90 डेज में, जब से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, उनको 90 डेज में अपना रूलिंग एडवांस अथॉरिटी अनाउंस करना पड़ेगा। Authority for advance ruling may accept the application even if the question raised in the application is already pending or decided in any proceedings of the applicant under any of the provisions of the CGST Act. Authority may accept application even if the question raised is already pending। नहीं 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 नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा अगर क्वेश्चन पेंडिंग है तो, या डिसाइडेड है तो। अगर क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, तो ही वो एप्लीकेशन को एडमिट किया जाता है। Advance authority for advance ruling may, by order, declare such advance ruling void ab initio if it finds that such ruling is obtained by suppression of material facts, fraud or misrepresentation of facts। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। void ab initio कर दिया जाएगा। तो false true, false true, false true, sorry, false false, true false true, false false true false true। Option number A is the correct answer। false false true false true। Question number 60। Lex Corporation Private Limited is a manufacturer of fruit juices registered under GST. It purchase plastic bottles। ये क्या करता है, प्लास्टिक बॉटल्स परचेज करता है, एंड कार्डबोर्ड, एंड सेंड्स द सेम फॉर एफिक्सिंग द स्टिकर्स ऑन द प्लास्टिक बॉटल्स। ये प्लास्टिक बॉटल परचेज करके, कार्डबोर्ड परचेज करके उनको स्टिकर अफिक्स करने के लिए सब सेंड कर देता है for affixing stickers on plastic bottles and manufacturing boxes from cardboard to a registered job worker। बेसिकली गाइस यहाँ पे सेक्शन 19 एप्लीकेबल होने वाला है कि वो सेंड करता है प्लास्टिक बॉटल्स एंड कार्डबोर्ड्स फॉर अफिक्सिंग स्टिकर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस फ्रॉम द कार्डबोर्ड्स, ठीक है, जॉब वर्कर को। हैमर इंडस्ट्रीज नाम है उस जॉब वर्कर का। दीज रॉ मटेरियल्स आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर
टू द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर। बी केयरफुल, ये हम रिसीव करके सेंड नहीं कर रहे, डायरेक्टली जॉब वर्कर को सप्लायर के प्रीमाइसेस से सेंड किया जा रहा है। लेक्स कॉर्पोरेशन बुक्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द परचेज ऑफ आइटम, दैट इज 16 सबसेक्शन 2। बट याद रहे सेक्शन 143 यहाँ पर आएगा, सेक्शन 19 भी यहाँ पर आएगा। प्रोसीजर यानी विद इन 1 ईयर इट हैज टू ब्रिंग बैक द इनपुट्स फ्रॉम द डेट from the date from the date he has received the inputs, from the date Hammer Industries ने inputs रिसीव किया है from the supplier, वहां से 1 ईयर कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली जॉब वर्कर को मिल रहा है फ्रॉम हैमर इंडस्ट्रीज। तो द डे हैमर इंडस्ट्रीज से रिसीव हुआ है जॉब वर्कर को, वहां से आपको 1 साल की लिमिट देखनी पड़ेगी। अगर 1 ईयर के अंदर आ गया तो आप इनपुट ले सकते हो, वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा। पूछा क्या है क्वेश्चन, क्या अल्टीमेटली ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अल्टीमेटली पूछा क्या है, डिटरमाइन द टोटल अमाउंट टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 143 इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अज्यूमिंग दैट देयर वाज नो एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द कमिश्नर। जो 1 साल का टाइम लिमिट है गाइस, इसको और 1 साल से बढ़ाया जा सकता है अगर कमिश्नर ने अप्रूवल दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजा गया 50,000 का, उस पर टैक्स पेड हुआ 6,000, इनपुट टैक्स जो पे चार्ज हुआ 6,000, प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय लेक्स कॉर्पोरेशन, गाइस अब तो ये रेलिवेंट ही नहीं है, मैंने कब परचेज किया, नॉट रेलिवेंट, बट रिसीट इज इंपॉर्टेंट कि हैमर इंडस्ट्रीज से गुड्स कब रिसीव हुआ जॉब वर्कर को। हैमर इंडस्ट्रीज से गुड्स कब रिसीव हुआ, मतलब बेसिकली हैमर इंडस्ट्रीज को गुड्स कब रिसीव हुआ, जॉब वर्कर को कब रिसीव हुआ, यहां से आपको कैलकुलेट करना है 1 साल। डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम हैमर इंडस्ट्रीज, ये बेटा आपको चेक करना है क्या ये 1 साल के अंदर अंदर है कि नहीं है। जहां पे 1 साल से ज्यादा है वहां पे वायलेशन हो गया है। तो चलो चेक करते हैं एक एक करके। 15 जुलाई 2020 को रिसीव हुआ हैमर इंडस्ट्रीज को, 12 जुलाई 21 को उसने सेंड कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं होगी, यहाँ पे नो रिवर्सल विल हैपन इन दिस सिचुएशन, नो रिवर्सल विल हैपन, कोई रिवर्सल नहीं की जाएगी। ठीक है, 27 सितंबर 20 को रिसीव हुआ हैमर इंडस्ट्रीज को, और रिसीट बैक फ्रॉम हैमर इंडस्ट्रीज उसने वापस रिटर्न कब कर दिया, 13 अक्टूबर। ओहो, रिवर्स होगी यहाँ पे, आईटीसी रिवर्स होगा, ये आंसर होगा। 25 दिसंबर 2020 को रिसीव हुआ, वहां से 1 साल, 16 अगस्त 22, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत लेट कर दिया, यहाँ पे भी आईटीसी रिवर्स होगा। 25 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 22, बच गए बच गए बच गए बच गए, नो आईटीसी रिवर्सल, यहां पे भी कोई आईटीसी रिवर्स नहीं किया जाएगा। 26 फरवरी 2021 से लेकर 28 फेब 2022, फरवरी है और ये फरवरी है, बट ये 28 तारीख है सर, 6 दिन डिले, सॉरी 2 दिन डिले हो गया, 26 फरवरी 2021, 28 फरवरी 2022, यानी 2 दिन डिले हो गया। यहाँ पे भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो तीनों का टोटल कर दें, 24,000, 96,000 एंड 42,000, ये तीनों का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और साथ साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। यही क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो 24,000 प्लस 96,000 प्लस 42,000, 1,62,000 की आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो टैक्स पे करेंगे 18% इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। ठीक है, ये जो टैक्स पे करेंगे वो आप 18% इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो शायद आप लोग डर जाओगे, आप लोग के माइंड में चलेगा अरे यार ये कैसे होगा क्या होगा, तो प्लीज डरिएगा मत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61, मिस्टर मेहुल रॉय, proprietor of Royal Shoe and Company, is running a business of manufacturing shoes with the brand name of Junoon. मेहुल रॉय है, वो एक शू कंपनी का प्रोप्राइटर है, मैन्युफैक्चर करता है शूज विद द ब्रांड नेम ऑफ जुनून। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दिल्ली, रजिस्टर्ड है। ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी ही हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज बिजनेस अलोंग विद द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। अब क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है बिजनेस का, उसने डिसाइड किया कि वो बिजनेस ट्रांसफर कर देगा along with a specific provision for transfer of liabilities to his friend दिलीप तिजोरी। ठीक है,
Dilip Tijori is already running the business of manufacturing shoes under proprietorship firm named Hawaii Shoes and Company. दिलीप को ऑलरेडी अपना एक बिजनेस चल रहा है अपने प्रोप्राइटरशिप में, विच इज लोकेटेड इन मुंबई एंड रजिस्टर्ड जीएसटी। आपको याद होगा ये कैंसिलेशन का बात आएगा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, वहां पे कैंसिलेशन मतलब अमेंडमेंट का भी बात आएगा, कैंसिलेशन का भी बात आएगा। मिस्टर मेहुल रॉय हैज अप्रोच्ड यू टू हेल्प हिम विद द इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन द ई क्रेडिट लेजर ऑफ रॉयल शू एंड कंपनी टू हवाई शूज एंड कंपनी, मतलब वहां से क्रेडिट कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो आपसे पूछा गया है एडवाइज राहुल रॉय विद द करेक्ट ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आपको एडवाइस करना है कि करेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। मेसर्स रॉयल शू हो गया आपका ट्रांसफरर, ठीक है, और हवाई शूज हो गया ट्रांसफरी। ओके, रॉयल शू एंड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन इज क्रेडिट लेजर टू हवाई शूज एज द प्रोप्राइटर्स आर डिफरेंट। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, यू कैन ट्रांसफर द क्रेडिट। Royal Shoe and Company can transfer the unutilized ITC in its credit ledger to Hawaii Shoes and Company, and it can further be utilized in setting of the GST liability for the succeeding period. ये सही लग रहा है, ठीक है, बट एक बार और ऑप्शन देखते हैं। Yes, it can be utilized in setting of the GST liability of the Hawaii Shoes and Company. Royal Shoe and Company can transfer the unutilized ITC in its credit ledger to Hawaii Shoes and Company, and it can be further utilized in setting of GST liability for a period up to the month of September following the financial in which the ITC was transferred। नहीं नहीं सर, यूटिलाइजेशन का कभी कोई टाइम लिमिट नहीं होता। क्रेडिट क्लेम करने का टाइम लिमिट होता है, बट यूटिलाइजेशन करने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। तो यहाँ पे गलत चीज इन्होंने दे दिया, तो ये गलत हो गया इंटायर ऑप्शन। रॉयल शू एंड कंपनी कैनॉट ट्रांसफर अनरिलाइज्ड क्रेडिट इन क्रेडिट लेजर टू हवाई शू एंड कंपनी बट कैन क्लेम रीफंड। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an appeal to the high court can be filed under CGST act in the following cases। obviously ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जा सकते हो कहाँ पर, हाई कोर्ट के पास। आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में। इसमें भी बहुत सारा होता है गाइस, नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, वहाँ से सीधा सुप्रीम कोर्ट, बट स्टेट बेंच, एरिया बेंच, वहाँ से हाई कोर्ट। तो appeal to high court can be filed in the following cases by a person aggrieved against the order passed by state bench और area bench। yes, अभी अभी अपने डिस्कस की appellate tribunal का state bench, area bench के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। by a person aggrieved against the order passed by national bench और regional bench, नहीं, यहाँ पर आप हाई कोर्ट के पास नहीं, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। for a matter involving substantial question of law, yes, question of law is always a matter of high court first and then supreme court, तो वहां पे आप जा सकते हो। तो yes, option 1 and 3 is the correct answer। option 1 and 3 is the correct answer। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। रीना बैनर्जी एंड एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। Reena Banerjee and Associates is engaged in the retail business of selling mobile phones in the state of West Bengal. It has affected supply to its customers in the state of UP and Haryana। मतलब सर interstate supply भी हुआ है। Its total turnover during the current year is 18 lakh rupees। Owing to low profit margin, she has decided to shut down the business in the next financial year। The proper officer has collected evidence of the interstate supply of mobile phone affected by Reena Banerjee during the year। Now the proper officer wants to make the assessment as if it was liable for registration but did not get itself registered in the GST। क्योंकि रीना ने इंटरस्टेट सप्लाई किया, प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि भाई उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था, तो अब मेरे को रजिस्ट्रेशन उसने टैक्स नहीं दिया है, तो मैं उससे उसके ऊपर असेसमेंट करूंगा एज इफ शी वाज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट शी नॉट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रीना बैनर्जी जो कर रही है वो मोबाइल फोन सप्लाई कर रही है और 18 लाख का सप्लाई कर रही है। मोबाइल फोन इज अ गुड्स, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होते ही इट इज लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आपको असिस्ट करना है प्रॉपर ऑफिसर को बाय डिटरमाइनिंग विच असेसमेंट कैन बी डन। तो सर एकदम सिंपल है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट तो होगा नहीं क्योंकि रीना खुद कुछ नहीं की, प्रोविजनल रीना कुछ नहीं की, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज रीना वॉज नॉट रजिस्टर्ड, नाउ शी इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उस पर टैक्स रिकवर किया जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट असेसमेंट जो होना चाहिए उसके ऊपर, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। Fury Limited India has received an order for supply of services amounting to 5 lakh rupees from a US based client। Fury Limited India जिसने ऑर्डर रिसीव किया सर्विस सप्लाई करने के लिए अमाउंटिंग टू $5 lakh फ्रॉम अ यूएस बेस्ड क्लाइंट। यूएस बेस्ड क्लाइंट से उसने $5 lakh रिसीव किया। फ्यूरी इंडिया इज अनेबल टू सप्लाई द एंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। ये सीबीआईसी सर्कुलर से आया बेटा,
एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मैंने आपको रिफंड चैप्टर में और आईजीएसटी एक्ट में पढ़ाया था। फ्यूरी इंडिया इज अनेबल टू सप्लाई द इंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। वो इंटायर सर्विसेज इंडिया से नहीं ले सर्विस दे पाएगा। ऑब्वियसली उसको लोकल हेल्प भी लगेगा, यूएस में लोकल हेल्प भी लगेगा। तो फ्यूरी इंडिया इज अनेबल टू सप्लाई द इंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड आस्क नेक इंक Mexico, which is not an establishment of Fury, to supply a part of the services that is 40% of the contract value to the US client. Basically guys outsource कर दिया। मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने कुछ पोर्शन बोल दिया अपने मेक्सिको से कि आप यूएस में 40% कर देना और मैं 60% सर्विस दे दूंगा। दिस इज द केस, ठीक है। फ्यूरी रेज द इनवॉइस फॉर द एंटायर वैल्यू। फ्यूरी लेकिन पूरा $5 लाख का रेज किया, बट द यूएस क्लाइंट पेड 3 लाख टू फ्यूरी, क्योंकि इसका 60% ही उसने किया और 40% जो है उसने डायरेक्टली नेक को पे कर दिया, जो कि आरबीआई ने भी स्पेशल ऑर्डर दे दिया इसके ऊपर। फ्यूरी ऑल्सो पेड IGST एट द 18% ऑन द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम नेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर जो फ्यूरी है, फ्यूरी का मान लिया जाएगा कि मेक्सिको से इसने इंपोर्ट किया है 40% और 40% एक्सपोर्ट कर दिया, और फ्यूरी एक्सपोर्ट किया है 60%। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूरी ने अपना IGST भी पे किया है ऑन द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम दैट आउटसोर्स पोर्शन दैट इज नेकिंग मेक्सिको। तो सर पूछा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो सीबीएसई का सर्कुलर था। ऑब्वियसली बेटा 100% वैल्यू एक्सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि मैंने 40% इंपोर्ट भी तो मान लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। हम 40% इंपोर्ट माना, 60% हम खुद दिया, हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया। तो अगर हम 40% इंपोर्ट माना, उसमें मैंने IGST पे किया, तो 100% एक्सपोर्ट माना जाएगा। इवन इफ मुझे 100% वैल्यू नहीं मिला है, इवन इफ मुझे 100% वैल्यू नहीं मिला है, मुझे 60% वैल्यू मिला, 40% मेरा जो है वो मेक्सिको वाले आउटसोर्स पार्टनर को चला गया, तो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसके ऊपर सीबीआईसी का सर्कुलर है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कितने सारे सर्कुलर्स आपके रिवाइज हो जा रहे हैं by just attending this session। तो guys please share this session with all your friends। आप अपने सारे दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाइए, so that they can also get the maximum benefit out of it। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कुटुंब हाउसिंग सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कुटुंब, RW आती दिमाग में, एग्जाम सप्लाई आ जाना चाहिए। देयर आर 100 3 BHK flats and 100 4 BHK flats, टोटल 200 फ्लैट है। इट रिसीव्ड या पेड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी। जनवरी फरवरी में ये सारे अमाउंट्स रिसीव या पेड हुए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस पर फ्लैट रिसीव फ्रॉम ऑल 3 BHK 7,000। यहाँ पे याद करना बेटा 7,500 का पर मंथ का लिमिट है। ठीक है, इफ द मेंटेनेंस चार्जेस डज नॉट एक्सीड 7,500, आई रिपीट, इफ द मेंटेनेंस चार्जेस डज नॉट एक्सीड 7,500 पर मंथ पर फ्लैट, तो वहां पे आपका GST एग्जेम्प्ट होगा। मेंटेनेंस चार्जेस पर फ्लैट रिसीव फ्रॉम 4 BHK, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, नेट GST लायबिलिटी टू बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जैन। अच्छा, खाली GST लायबिलिटी आपको जैन और फेब का ही पूछा है और किसी चीज का नहीं पूछा है। और यहाँ पे आपको दिया गया रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट या पेड द फॉलोइंग अमाउंट। ठीक है, तो अपने को बेटा GST लायबिलिटी निकालना होगा। तो ये टैक्सेबल हो गया और ये भी टैक्सेबल हो गया 75। और कितने फ्लैट्स है, 4 BHK फ्लैट्स कितने हैं, 100 फ्लैट है। 100 फ्लैट 4 BHK हैं। और कितने फ्लैट्स 3 BHK, 100 फ्लैट्स 3 BHK। ठीक है, ये आपको पर फ्लैट बोला है, तो आपको इनटू नंबर ऑफ फ्लैट्स फॉर जनवरी इनटू नंबर ऑफ फ्लैट्स फॉर फरवरी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट with Dhansuk Bank, interest received on fixed deposit for, so interest received on fixed deposit with Dhansuk Bank, ये fully exempt हो जाएगा, इस पे GST लगता ही नहीं है। क्लियर है। जनरेटर परचेज्ड, ये इनवर्ट सप्लाई है फॉर द पावर बैकअप ऑफ 3 BHK फ्लैट, सॉरी 4 BHK फ्लैट। तो सर 4 BHK फ्लैट के लिए जनरेटर परचेज किया गया फेब्रवरी में 1 लाख रुपीस परचेज किया गया। जनरेटर इज अ काइंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये ब्लॉक्ड नहीं होगा सर। इट विल नॉट बी अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, ये ब्लॉक नहीं होगा। इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू 17 सबसेक्शन 5, इसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। यानी 1 लाख का 18% कितना हुआ, 18,000 का क्रेडिट फरवरी मंथ में मिल जाएगा। टैप्स, पाइप्स, अदर सैनिटरी फिटिंग्स परचेज्ड फॉर 3 BHK फ्लैट्स, नहीं, इसका क्रेडिट आपको
नहीं मिलेगा सर. यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ 50,000. तो अल्टीमेटली आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालना टू बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब अज्यूमिंग दैट जीएसटी रेट इज 18%. तो गाइस सिंपल है, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 कितना हुआ? टोटल जनवरी का कलेक्शन कितना है? 10,000 इंटू, सॉरी 12 में ही करेंगे, जनवरी मंथ है तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपीस का आपका वैल्यू है. इसके ऊपर आप 18% जीएसटी चार्ज करोगे तो कितना आ रहा है वैल्यू टैक्स का? 1,80,000. आईटीसी आपको कुछ मिलने का नहीं है, ठीक है. तो आपकी जनवरी मंथ की टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,80,000 आपकी जनवरी मंथ की आ गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेब्रवरी. फेब्रवरी में अगेन 10,000, 10,000 पे आपका कितने फ्लैट्स है? 100 फ्लैट्स है. तो 110 लाख के ऊपर अगेन 18% हो गया, विच इज कमिंग टू 1,80,000. ठीक है. अब ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर का आप क्रेडिट ले लोगे क्या? बिल्कुल ले लेंगे सर. 1,80,000 माइनस 18,000 जो क्रेडिट है वो हम ले लेंगे. और जो डिफरेंशियल आता है वो 1,62,000 का डिफरेंशियल पेमेंट आता है. ठीक है. तो जनवरी मंथ का 1,80,000 है और फेब्रवरी मंथ का 1,62,000 है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. Which of the following services does not qualify as online information database as access retrieval services? इनमें से कौन से सर्विसेज ODAT सर्विसेज में नहीं आएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से कौन से सर्विसेज ODAT सर्विसेज में नहीं आएंगे? पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैनुअली ईमेल्ड बाय द प्रोवाइडर. ये तो क्लियर कट है सर, ऐसा आपको क्लासेस में भी कराया गया था, जहां पे प्रोवाइडर आपको मैनुअली कुछ भी भेज रहा है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो दिस विल नॉट बी ODAT. PDF document automatically downloaded? Yes, this is OEDAR. Online course consisting of pre-recorded videos and downloadable PDFs? Yes, it is OEDAR. Stock photographs available for automatic download? Yes, this is OEDAR. So correct answer is manually emailed by the provider. Next, during access to any business premises under section 61, which of the following records can be inspected by the officers? जनरली गाइस इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो हमेशा ऑल ऑफ दी अबव ही तो है. ठीक है, क्योंकि सब सारे तरह के रिकॉर्ड्स प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेरेवर रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ आ गया गाइस. 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. सब कुछ ही वो कर सकते हैं. नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में. Diksha Public School, situated in Bilaspur in the state of Chhattisgarh, has planned to celebrate its sports day in Bilaspur Stadium, located at a distance of 20 km from the school precincts on 15th April. एक स्कूल ने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का प्लान किया अपने सिटी के स्टेडियम में, जो कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है. डीपीएस ने, स्कूल ने इनवाइट किया कोर्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स फॉर अरेंजिंग टेंट, सिक्योरिटी, केटरिंग सर्विसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. द प्राइस हैज टू बी कोटेड इंक्लूडिंग ऑल द एप्लीकेबल टैक्सेस. कि उनको टेंट चाहिए, सिक्योरिटी, केटरिंग सर्विसेज चाहिए. रमन एंड कंपनी एक सप्लायर है प्रोवाइडिंग द सर्विसेज रिक्वायर्ड अबव, इज नॉट श्योर ऑफ द जीएसटी इंपैक्ट. ऑब्वियसली सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एक स्कूल है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल. तो सर आपको पढ़ाया गया था टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड क्लीनिंग, हाउसिंग, कीपिंग सर्विसेज, ये सब एग्जेम्प्ट होते हैं. ठीक है. तो सर यहाँ पे अपने से पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन से सर्विसेज है जो जीएसटी में, इसका क्या ट्रांजैक्शन, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द अबव सर्विसेज और नॉट, सो दैट इट कैन कोट द कॉम्पिटिटिव प्राइस अकॉर्डिंगली. आपको बताना है कि इनमें से कौन से सर्विसेज में जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, किसमें से सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगा. तो सर सारे टैक्सेबल तो नहीं है. टेंट, सिक्योरिटी, केटरिंग, टेंट, सिक्योरिटी एंड केटरिंग. टेंट लगाना, सिक्योरिटी सर्विसेज या केटरिंग सर्विसेज, ऑल टैक्सेबल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ऑल टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं है. टेंट, सिक्योरिटी, ध्यान से सुना, टेंट, सिक्योरिटी, केटरिंग सर्विसेज ऑल एग्जेम्प्ट, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है. ओके, फिर क्या लिखा है? टेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज टैक्सेबल है और केटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट. नहीं सर, सिक्योरिटी सर्विसेज आपको पढ़ाया गया था, वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ पे टेंट सर्विसेज तो टैक्सेबल है, बट बाद बाकी सिक्योरिटी एंड केटरिंग सर्विस जो है गाइस वो एग्जेम्प्ट है. सिक्योरिटी एंड केटरिंग सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा. टेंट वाला जो सर्विसेज है वो कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं, वो टैक्सेबल है. सिक्योरिटी एंड केटरिंग सर्विसेज वाला जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा. ठीक है सर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69. Dharampal and Company, registered under GST in Rajasthan, issued an invoice of 5 crore to Popatal
to Popatlal and Company without supplying any goods and services at the advice of the accountant. बाप रे बाप, मैंने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई और अकाउंटेंट के एडवाइस पर, मिस्टर सुधांशु, मैंने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई, घोर अन्याय। जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% वाज चार्ज इन दिस इनवॉइस, इस पे जीएसटी भी चार्ज हुआ। पोपटलाल ने क्रेडिट ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस एंड यूटिलाइज्ड इट इन द सेम मंथ। पोपटलाल ने फॉल्स क्रेडिट भी ले लिया विदाउट रिसीविंग। तो पेनल्टी कितना लगेगा सर? सबके सब फंसेंगे, धर्मपाल, पोपटलाल और जो पर्सन एबेट किया है, हेल्प किया है सुधांशु के एडवाइस पर ये हुआ है, तो इसको भी फंसाया जाएगा। तीनों के ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा, धर्मपाल, पोपटलाल एंड सुधांशु। कितना पेनल्टी? टैक्स। टैक्स कितना है? जितना का भी टैक्स है, 5 करोड़ का 18%, 90 लाख रुपीस। तो धर्मपाल एंड कंपनी के ऊपर 90 लाख, सप्लायर को भी पेनल्टी लगेगा, पोपटलाल को भी पेनल्टी लगेगा, और पर्सन हु एबेट्स और एबेट्स द ऑफेंसेस उसको भी पेनल्टी लगेगा, सुधांशु को। 90 लाख की पेनल्टी तीनों पार्टीज को लगाई जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, सुखमनी ट्रेडर्स registered in Maharashtra purchased machinery 2 years back worth rupees 2 crore and did not avail ITC on the machinery at the time of its purchase. Machinery भी क्रेडिट नहीं लिया। Now after using the machinery for 2 years, it gave machinery free of cost in the month of September to an unrelated person in Punjab. अब 2 साल पहले जो मशीनें खरीदा उस पर क्रेडिट नहीं लिया, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है एक अनरिलेटेड पर्सन को। ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज 1 करोड़ 25 lakhs एंड रिटन डाउन वैल्यू वाज 1 करोड़ 53 lakhs 530 रुपीस। तो गाइज ये सप्लाई नहीं है, ठीक है ना, ये सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 1 पैरा 1 इज क्लियर दैट यू शुड हैव टेकन द आईटीसी। अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो ये शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं माना जाएगा। एनीथिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन इज सप्लाई नहीं है उसमें। बट सितंबर मंथ में क्या हुआ? देखो सितंबर मंथ में क्या हुआ। It also supplied taxable goods worth rupees 50 lakhs to Royal Oil Corporation Limited. Royal Oil Corporation Limited को इसने taxable goods सप्लाई किया 50 lakhs का in the territorial water। IGST आ जाएगा कि अगर टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है तो सर कहाँ पे सप्लाई मानेंगे? द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस वेयर द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट का बेसलाइन इज लोकेटेड। The said territorial waters जहां पे ये सप्लाई हुआ है, it is located at a distance of 5 nautical miles from the baseline of Maharashtra and 7 nautical miles from the baseline of Kerala। तो बताओ ये जो सप्लाई हुई है रॉयल ऑयल कॉर्पोरेशन को टेरिटोरियल वाटर में, इससे सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन क्या है? सो इट इज 5 nautical miles महाराष्ट्र। 7 तो थोड़ा दूर हो जाएगा ना, 5 nautical miles महाराष्ट्र से सबसे ये क्लोजेस्ट है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र माना जाएगा, और लोकेशन ऑफ सप्लाई खुद ही कौन था? ट्रेडर्स महाराष्ट्र में था। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट माना जाएगा। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। रेट्स एप्लीकेबल इतना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी और आईजीएसटी पेबल इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सर ये तो सप्लाई है ही नहीं, दिस इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। बट सेकेंड वाला पार्ट सप्लाई है 50 lakhs के ऊपर, क्योंकि सेम स्टेट है तो यहाँ पे C प्लस S लगेगा 9% ईच, ठीक है। तो 50 लाख का 9%, 50 लाख का 9%, 4.5 लाख। SGST भी 4.5 लाख। IGST कुछ नहीं होगा सर, ध्यान से सुनेंगे, IGST कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट तो सप्लाई है ही नहीं, सेकेंड वाले पैराग्राफ में अपने पढ़ चुके C प्लस S होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CGST 4,50,000, SGST 4,50,000 एंड IGST 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, फॉर द पर्पस ऑफ रूल 7 of the custom valuation rules 2007 determine the unit price in the greatest aggregate quantity। आपको यूनिट प्राइस निकालना है ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी के हिसाब से। A limited makes two sales to unrelated buyers। in the first sale, 2 बार सेल किया अनरिलेटेड बायर्स को। पहला सेल में 500 यूनिट बिका 95 रुपीज में, सेकेंड सेल में 400 यूनिट ही बिका 100 रुपीज में। तो मैक्सिमम क्वांटिटी किस प्राइस पे बिका? 95 रुपीज में बिका। तो यहाँ पे आपको यूनिट प्राइस लेना है, तो 95 विल बी कंसिडर्ड टू बी द यूनिट प्राइस एट विच द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी इज सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट? इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है? सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंस, गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर क्लियरेंस, आपको पढ़ाया गया था। ये सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 13 है कस्टम्स एक्ट का, नो ड्यूटी लायबिलिटी। तो अबेटमेंट होगा कि नो ड्यूटी लायबिलिटी होगा कि रेमिशन होगा? दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन के पहले अगर गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो आपको पढ़ाया गया था, दिस इज अ काइंड ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 23(1), 23(2), गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। नेक्स्ट, गुड्स डैमेज हो गया है, डिटोरिएट हो गया है बिफोर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ अबेटमेंट दे दिया जाएगा। तो 1 का जो है वो 2 होगा, 2 जो है वो 3 होगा, और 3 जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो 1 2 2 3 एंड 3 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए गाइस, ये सब एग्जाम में आप एक्सपेक्ट मत करना इतना इजी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 73, which of the following statements are correct in relation to the drawback provisions under section 74 and 75 of the customs act? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? While drawback under 74 is granted when duty paid goods are re-exported as it is, drawback under section 75 is granted when imported materials are used in the manufacture of the export goods. Absolutely correct. 74 में re-export होता है as such as it is, but 75 में re-export होता है of the materials when imported materials are used in the manufacture of the export goods. Next, rates for the drawback under 74 are fixed. Yes, a manufacturer may seek a special rate for drawback under 75. This is also absolutely correct. In case drawback is not paid to the applicant within 1 month of export, the interest has to be paid to the applicant. बिल्कुल wrong है ये। Section 75 ये बोलता है if the drawback is not paid within 1 month from the date of receipt of application, then the interest has to be paid. तो ये false होगा। ठीक है, drawback is not allowed in case where the market price of the goods is less than the amount of drawback. This is also absolutely correct. तो आपसे पूछा गया था which of the following statement is correct, तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 1 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस की अलग लेवल पे चली जा रही है। क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? इंडियन कस्टम्स वाटर एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, बिल्कुल गलत, ये टेरिटोरियल वाटर है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड्स अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर, तो है ही, एंड एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ये भी सही है सर। मतलब इसमें से पर्टिकुलर ऑप्शन इनफैक्ट ये भी सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सर हमें कहीं पे भी 2 3 4 नहीं दिख रहा है, बट हमें 3 4 दिख रहा है। 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड्स अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। इंडियन कस्टम वाटर में टेरिटोरियल वाटर, बेसिकली पूरा ही कस्टम वाटर इंडिया में माना जाता है। ठीक है सर, यस। क्वेश्चन नंबर 75, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। उसके बाद हम लोग सेशन नंबर 4 में इस पूरे सीरीज का एंड करेंगे, जहां पर आपका 110 एमसीक्यूज मैं आपको करवा दूंगा, विच इज आप समझ सकते हैं जबरदस्त तरीके का आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स एक्ट, सर क्या क्या क्वेश्चन है ये? सेक्शन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है? टैक्सेबल, आग बंद करके बोल सकते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स एक्ट इज इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्टेशन फ्रॉम इंडिया। यस, सप्लाई में नहीं, सेल में नहीं, मैन्युफैक्चर में नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो दिस वाज आवर सेशन नंबर 3, जिससे हमारा जो अभी तक का सेशन है वो खत्म हुआ, सीरीज सेशन नंबर 3। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, दैट इज टुमारो, सेशन नंबर 4, जहां पे हमारा फाइनल जो लेट्स प्रैक्टिस सेशन है वो खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक साथ आपको एक ही क्वेश्चन में टारगेट किया जाएगा, वहां पे भी एक अलग लेवल पे मजा आने वाला है। तो सर ये प्रैक्टिस सेशन इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल माय सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। जानने के लिए ये वीडियो को नेक्स्ट पहुंचाइएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट आवर let's practice session. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Nikunj Goenka Tax Mentor, and also please don't forget to subscribe and please don't forget to press the bell icon button. जाते जाते आपको बस एक बार बता देता हूँ कि सर हमारा जो वेबसाइट है nikunjgoenka.com, वहाँ पे जाके हमारे सारे कोर्सेज को आप बुक कर सकते हो बाई गोइंग टू बाई कोर्सेज CMA फाइनल
इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि दिसंबर 23 की क्लासेस हमारी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगी, एंड जून 23 का रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अभी तक अवेलेबल है, आप चाहे तो अभी भी बुक कर सकते हो। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का, फटाफट जाके बुक कर लीजिए। ऑफर के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 9007922093 फॉर मोर डिटेल्स। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।